Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist. पैथोलॉजी एग्जामिनेशन के पॉइंट पे बात करें तो हम लोग पिछले वीडियो में काफ़ी हम लोग कई टॉपिक पे डील कर चुके हैं, जिसमें हम लोग सेल इंजरी, नेक्रोसिस, गैंग्रीन, उसके बाद इन्फ्लामेशन, ट्यूमर, इस्केमिया, हाइपरेमिया, ओडिमा, सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप सिर्फ उसको सुनिएगा, आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डील कर रहे हैं अभी, थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस पे क्वेश्चन आता है कई नाम से। आपको थ्रोम्बोसिस के टॉपिक पे 5 नंबर 10 नंबर में आता है क्वेश्चन। कभी कभी भर्चू ट्रायड करके भी क्वेश्चन आता है, भर्चू ट्रायड। तो इस पर बात करने जा रहे हैं कि ये क्या है। देखिए, थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है थ्रोम्बस। थ्रोम्बस का मतलब होता है सॉलिडिफिकेशन ऑफ ब्लड सब्सटेंस, यानी जो ब्लड कंपोनेंट होते हैं, जो सॉलिडिफिकेशन हो जाता है ब्लड वेसल के अंदर, उसको बोलते हैं थ्रोम्बस बोलते हैं। देखिए बड़ी तो हम लोग क्या करना होगा, हमें कि डिफिनेशन लिखते हैं और साथ में हम लोग एक फोटो बनाएंगे। ये ब्लड वेसल्स का है फोटो, और इसमें हम लोग ब्लड वेसल्स, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक इंडोथेलियल टिश्यू का भी फोटो बनाना होगा, लेयर का, इंडोथेलियल का, और इंडोथेलियल हो जाएंगे। और यहाँ पर आप बीच में आप थोड़ा सेल का फोटो बना देंगे। बीच में सेल का फोटो मतलब कि जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट्स, और साइड में प्लाज्मा हो जाएंगे। और इस पे जो आपका इंडोथेलियल सेल पे निगेटिव चार्ज होते हैं नॉर्मल में, याद रखना होगा। इंडोथेलियल सेल पे नॉर्मल में निगेटिव चार्ज होता है। तो थोड़ा मेंशन कर दीजिएगा, क्या मेंशन कीजिएगा, आप दीजिएगा, इसको लिख दीजिए आप इंडोथेलियल सेल्स। और निगेटिव चार्ज यहाँ पर लीजिएगा, निगेटिव चार्ज। फिर यहाँ पर लिखिएगा प्लाज्मा स्ट्रीम, प्लाज्मा स्ट्रीम, और इसको लिखा सेलुलर स्ट्रीम, सेलुलर स्ट्रीम। मतलब धारा देखो, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि ब्लड नॉर्मल में ऐसे मूव करते रहता है, और ब्लड सेल कभी भी यहाँ पर एंडोथेलियल से अटैच करते नहीं हैं। प्लाज्मा में जो जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर कंपोनेंट होते हैं सब नॉर्मल होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। चलिए बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो अगर यही ब्लड का कंपोनेंट किसी कारण से जो क्लॉटिंग फैक्टर के सब्सटेंस हो गए, या प्लेटलेट हो गया, या कैल्शियम हो गया, ये सब किसी कारण से अगर बाय द वे इस ब्लड वेसल में अगर सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं थ्रोम्बस। तो लिखिए वहाँ पर कि इफ द solidification of blood component in blood circulation in blood vessels known as thrombus. The solidification of blood component in blood circulation or blood vessels known as thrombus. फिर लिखे आगे, the process of solidification formation known as thrombosis। तो आप दो बात लिख देंगे वहाँ पर। उसके बाद क्या करना होगा आपको, इसके बाद नीचे लिखेंगे कि इस प्रोसेस को, मैकेनिज्म को भर्चू, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको दिए थे। लिखिएगा कि द प्रोसेस डिस्कवर्ड बाय भर्चू साइंटिस्ट सो नोन एज भर्चू। भर्चू साइंटिस्ट में 3 तरह के थ्योरी दिए थे। भर्चू, VIRCH, भर्चू ट्रायड, TRID, यानी कि द मैकेनिज्म ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन डिस्कवर्ड बाय भर्चू इन 3 प्रोसेस नोन एज भर्चू ट्रायड। 3 प्रोसेस को राय बताए थे। इसका 3 प्रोसेस का नाम क्या है, तो शॉर्ट में याद रखिए 3C। 3C का मतलब होता है, पहला C का मतलब होता है चार्ज चेंज ऑफ कैपिलरी, या इंडोथेलियल से लिख सकते हो, चार्ज चेंज ऑफ इंडोथेलियल से, चार्ज चेंज ऑफ इंडोथेलियल से। पूरा लिखिए यहाँ पे, चार्ज चेंज ऑफ इंडोथेलियल सेल। दूसरा है दूसरा सी से सर्कुलेशन
अल्टर। और तीसरा सी से हो गया कंपोनेंट चेंजेज। देखो 3C है, वर्चुअल टाइप 3C दिए थे, तो आप पहले क्या लिखिएगा, चार्ज चेंजेज। अब क्या कहते हैं, इतना फोटो बनाने के बाद अगला डायग्राम क्या कीजिएगा आप इसमें कि अब इसको क्या कीजिएगा कि आप पहला लिखिएगा चार्ज चेंजेज। चार्ज चेंज में क्या करना है आपको कि आप क्या करना है चार्ज चेंजेस में कि एक ब्लड वेसल बना देना यहाँ पे। अब ब्लड वेसल्स में यहाँ पर जो नॉर्मल में जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी जगह आप पॉजिटिव चार्ज दर्शा दीजिए, है ना, पॉजिटिव चार्ज। अभी पॉजिटिव चार्ज क्यों हो जाता है, तो यहाँ ब्लड वेसल्स के इंजुरी होने के कारण, तो वहाँ लिखेंगे कि नॉर्मली इंडोथेलियल सेल कंटेन नेगेटिव चार्ज। इफ any condition or cause the charge change in positive, then blood component attract in endothelial cell and converts in solidification। यह हो गया आपको, यह होगा मेरा डिफरेंशियल चार्ज चेंज का। और नीचे लिखिएगा कॉज। चार्ज चेंज क्यों होता है, तो आप लिखेंगे कॉज में इन्फ्लामेशन, आर्ट यहाँ पर पड़ेगा लिखाएंगे फ्लेबाइटिस, आर्टेराइटिस, आईवी इन्फ्यूजन, सेप्टिसेमिया, वस्कुलर इंजुरी। यानी क्या क्या हुआ कि आपका जो इंडोथेलियल सेल है उसका चार्ज चेंज हो रहा है, आर्टेराइटिस के कारण, इन्फ्लामेशन के कारण, फ्लेबाइटिस के कारण ये भी इन्फ्लामेशन हो रहा है, इंजुरी के कारण, आईवी इन्फ्यूजन में जो इंट्राकैथल लगाते हैं उसके कारण भी हो सकता है, सेप्टिसेमिया इन्फेक्शन के कारण भी आपको चार्ज चेंज हो जाते हैं। तो पहला आपको हो गया वर्चुअल टाइप, चार्ज चेंज होने के कारण क्या हुआ था कि ब्लड कंपाउंड को अटैक करता है और उसके कारण सॉलिडिफिकेशन बनता है, इसको बोलेंगे पहला। दूसरा नंबर पे आता है कंपोनेंट, ये सर्कुलेशन चेंज। सर्कुलेशन में क्या कीजिएगा कि जैसे मान लिया सपोज दैट कि दो बातें लिखना है, एक तो लिखेंगे जो ब्लड वेसल कंप्रेस हो रहे हैं, या दूसरा हो रहा है ब्लड वेसल डायलेट हो रहा है। तो दोनों केस में यहाँ पर थ्रोम्बस बनेंगे। देखिए पहला है कि यहाँ पे कंप्रेशन, तो ब्लड वेसल क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, इफ ब्लड वेसल कंप्रेस देन इंडोथेलियल सेल अटैच। दोनों क्या होता है, इंडोथेलियल अटैच, और जैसे अटैच करेगा क्या होगा यहाँ पे, द ब्लड कंपोनेंट, वहाँ पे एडहेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस। क्या लिखेंगे, if any cause of compression the endothelial cell attach, then blood component adhesion and produce thrombus known as, इसको बोलते हैं कंप्रेशन थ्रोम्बस। अब क्या होता है, इसके कॉज क्या है, तो कॉज है इसका लाइगेशन है, टाइट बैंडेज है, टाइट प्लास्टर है, इसके कारण यहाँ पे आपको थ्रोम्बस बनते हैं। नंबर 2 ब्लड वेसल डायलेट। ब्लड वेसल डायलेट होने से जैसे वेरिकोज के कारण, एन्यूरिज्म के कारण क्या होता है कि जो ब्लड वेसल डायलेट हो जाता है तो इसमें कुछ ब्लड इकट्ठा हो जाते हैं जो कि स्ट्रीम में भाग नहीं लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, इफ ब्लड वेसल डायलेट देन सम ब्लड एक्यूमुलेट इन डायलेटेड पार्ट एंड नॉट पार्टिसिपेट इन स्ट्रीम, देन ब्लड कंपोनेंट चेंज इन सॉलिडिफिकेशन नोन एज थ्रोम्बस। यहाँ पे ये भी आपका थ्रोम्बस बनता है। कैसे बनता है थ्रोम्बस, यहाँ पे ब्लड वेसल डायलेट कर जाता है, स्ट्रीम का जो कुछ ब्लड इकट्ठा हो जाते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में भाग नहीं लेते हैं, वो यहाँ पे इकट्ठा होता है, सॉलिड बन जाता है, उसको बोलते हैं थ्रोम्बस बोलते हैं। तो ये आपको हो गया कौन सा मेरा, सर्कुलेशन अल्टर के कारण। सर्कुलेशन अल्टर होने के कारण आपका यहाँ पर थ्रोम्बस बनते हैं। याद रखिएगा, या सर्कुलेशन किसी ऑर्गन में लो हो जाता है ना, बंद हो जाता है, किसी ऑर्गन में सर्कुलेशन बंद हो जाता है अगर, तो उस केस में भी यहाँ पे थ्रोम्बस बनता है। और तीसरे नंबर पे आता है आपको, थर्ड नंबर पे सबका मैकेनिज्म आपको लिखना होगा फ्लो चार्ट में, जैसे हम बोले हैं ना उस तरह से आप फ्लो चार्ट बनाते जाइएगा उसको। अब क्या होता है, थर्ड में क्या होता है ना, कंपोनेंट चेंज। कंपोनेंट चेंज, कंपोनेंट चेंज का मतलब होता है कि ब्लड में अगर कंपोनेंट चेंज कर जाता है, जैसे कोई भी सब्सटेंस का अमाउंट बढ़ जाता है या घट जाता है, उस कंडीशन में क्या होगा, आपको थ्रोम्बस बन जाएंगे। जैसे पॉलीसाइथेमिया, आरबीसी का काउंट बढ़ जाने से क्या होगा कि थ्रोम्बस बनेगा।
थ्रोम्बोसाइटोसिस, प्लेटलेट का काउंट बढ़ जाने के कारण भी थ्रोम्बस होता है। याद रखिए इस बारे में। तो प्लेटलेट काउंट बढ़ जाने से, आरबीसी काउंट बढ़ जाने से आपका ब्लड कंपोनेंट बढ़ जाते हैं और इसके कारण वहाँ पर जो ब्लड कंपोनेंट इकट्ठा होकर के सॉलिड बनता है। तो आप तीन चीज देख लिए यहाँ पर, तीनों कॉज देख लिए आप लोग। तीन भर चुका, तीन ट्रायल था, चार चेंज, कंपोनेंट चेंज एंड सर्कुलेशन चेंज। इस तरह से वहाँ पर क्या बनता है, थ्रोम्बस बनता है। अब क्या लिखिए अगला, इफेक्ट। थ्रोम्बस बनने से क्या होगा, तो जब थ्रोम्बस बनेगा तो इस पार्ट में क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन, यहाँ जब थ्रोम्बस बनेगा तो यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन आपको डिस्टर्ब कर सकता है। तो वहाँ लिखेंगे इफेक्ट ऑफ थ्रोम्बस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ थ्रोम्बस। अगर थ्रोम्बस वहाँ पर दो तरह के होते हैं, एक होता है डिटैच थ्रोम्बस, एक होता है फिक्स थ्रोम्बस। फिक्स थ्रोम्बस का मतलब होता है उसी ऑर्गन में जम रहेगा, वो इधर उधर मूव नहीं करेगा, उसको बोलते हैं क्या, फिक्स थ्रोम्बस बोलते हैं। डिटैच थ्रोम्बस किसको बोलते हैं, कि जो थ्रोम्बस यहाँ से रिप्लेस होकर के और दूसरे ऑर्गन में चला जाता है वो, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिटैच थ्रोम्बस बोलते हैं। तो पहले आते हैं फिक्स थ्रोम्बस। अगर थ्रोम्बस फिक्स्ड होगा तो क्या होगा इफेक्ट, तो लिखिए पहला फिक्स थ्रोम्बस इन आर्टरी। अगर आर्टरी में अगर थ्रोम्बस फिक्स हो गया तो क्या डेवलप करेगा, तो वहाँ पर फोटो बनाइएगा, एक ऐसा फोटो बना लीजिएगा और यहाँ पर जो है ये आर्टरी, यहाँ पे ऑर्गन है और यहाँ पे वेन है। तो देखिए थ्रोम्बस यहाँ बनेगा तो क्या लिखेंगे, इफ थ्रोम्बस इन आर्टरी तो क्या होगा, इस्केमिया। इफ थ्रोम्बस इन वेन क्या होगा, हाइपरेमिया या कंजेशन। याद कीजिएगा। तो इस तरह से आपका पहला हो गया फिक्स थ्रोम्बस में क्या लिखेगा, इफ आर्टरी क्या लिखना होगा, इस्केमिया। इफ फिक्स थ्रोम्बस इन वेन क्या लिखना होगा पर, हाइपरेमिया या कंजेशन। ये तो हो गया आपको फिक्स थ्रोम्बस के बारे में। दूसरा होता है डिटैच थ्रोम्बस। डिटैच थ्रोम्बस का मतलब जब थ्रोम्बस एक ऑर्गन से बना था दूसरे वेसल में चला जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, डेवलप क्या होगा आपको, इम्बोलिज्म डेवलप कर जाएंगे। वहाँ पर इम्बोलिज्म हो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ रास्ता ब्लॉक हो जाएंगे, रास्ते डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन इन सर्कुलेशन। तो ये हो गया आपको इफेक्ट ऑफ थ्रोम्बस। और इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन में क्या कराएंगे आप, इसमें वही हम लोग इन्वेस्टिगेशन एंजियोग्राफी कराते हैं, डॉपलर टेस्ट कराते हैं, एंजियोग्राफी या डॉपलर टेस्ट कराते हैं, कोलेस्ट्रॉल का भी जांच कराते हैं, टोटल प्लेटलेट काउंट, टोटल आरबीसी काउंट, इतना जांच हम लोग करा लेते हैं थ्रोम्बस के लिए। तो थ्रोम्बस का क्वेश्चन अगर आता है तो आप आराम से इस ढंग से आप क्वेश्चन को डील कर लीजिएगा। पहले डिफिनीशन लिखना होगा, डिफिनीशन के बाद उसका आप टाइप्स लिख लेंगे, वर्चुअल टायर लिख लेंगे। वर्चुअल टायर में जो जो कंपोनेंट जिस चीज़ से हुआ था उसको आप लिख दीजिएगा, तो ये आपको पता चल जाएगा थ्रोम्बस के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपको छोटा सा टॉपिक ये भी है जो क्वेश्चन आता है, उसको बोलते हैं इम्बोलिज्म। इम्बोलिज्म किसको बोलते हैं, देखिए इम्बोलिज्म का डिफिनेशन होता है, देखिए जिसमें सपोज दैट ये आपका ब्लड वेसल्स है, किसी ऑर्गन में ब्लड सप्लाई करता है ये, तो अगर ये बाय द पार्शियल या कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्बोलिज्म। क्या लिखेंगे, इफ एनी सब्सटेंस, any abnormal substance present in blood vessels, then partial or complete blockage of blood vessels known as embolism। फिर से बात समझिएगा क्या बोलते हैं, if any abnormal particles present in blood circulation resulting partial or complete blockage of blood vessels known as embolism। ऐसे आप लिख दीजिएगा इसके बारे में। दूसरी पॉइंट लिखिएगा कि नेचर ऑफ पार्टिकल तीन टाइप के होते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ इम्बोलिज्म। टाइप कितने तरह के होंगे, तो टाइप ऑफ इम्बोलिज्म अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ इम्बोलस। टाइप ऑफ इम्बोलिज्म, नेचर ऑफ इम्बोलस। इम्बोलस मतलब जो आपको प्रोड्यूस कराते हैं उसको क्या बोलते हैं, इम्बोलस। ऑब्स्ट्रक्शन कराने वाले को क्या बोलते हैं, इम्बोलस। तो ये आपको टाइप ऑफ इम्बोलस में लिखिए सबसे पहला कि पहला होता है सॉलिड इम्बोलस। सॉलिड इम्बोलस में लिखेंगे कि द सॉलिड सब्सटेंस प्रेजेंट इन ब्लड सर्कुलेशन प्रोड्यूस इम्बोलिज्म नोन एज सॉलिड इम्बोलिज्म। इसका एग्जांपल क्या क्या लिखिएगा, थ्रोम्बस, ट्यूमर। ट्यूमर में कौन सा ट्यूमर, मेलिग्नेंट ट्यूमर है ना, वहां पर अच्छा से लिख देना होगा मेलिग्नेंट ट्यूमर, मेलिग्नेंट ट्यूमर। और तीसरा में क्या हो जाएगा आपको, थर्ड में
पैरासाइट, पैरासाइट। तो पैरासाइट में क्या लिखिएगा आप, जैसे लार्वा ऑफ राउंडवर्म, लार्वा ऑफ हुकवर्म, है ना, या फिर ब्लड फ्लूक, लीवर फ्लूक। तो ये सब जो है ना आप क्या करेंगे वहाँ पर लिख देंगे। यानी क्या क्या हो गया आपको, पहला एम्बोलिज्म क्या हो गया, सॉलिड एम्बोलिज्म। सॉलिड में क्या लिखेंगे, जो सॉलिड सब्सटेंस प्रेजेंट इन ब्लड सर्कुलेशन प्रोड्यूस एम्बोलिज्म नोन एज सॉलिड एम्बोलिज्म। एग्जांपल क्या हो जाएगा इसमें, इसका एग्जांपल हो जाएगा आपको थ्रोम्बस, ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, कैंसर सेल, एंड पैरासाइट में पैरासाइट लार्वा। दूसरा हो जाएगा आपको सेकंड में क्या लिखा है, सॉलिड का लिखा है लिक्विड, लिक्विड एम्बोलिज्म। तो लिक्विड में तो क्या लिखेगा कि द लिक्विड सब्सटेंस, द लिक्विड इनसॉल्युबल, द लिक्विड इनसॉल्युबल, याद क्या, द लिक्विड इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रेजेंट इन ब्लड सर्कुलेशन प्रोड्यूस एम्बोलिज्म नोन एज लिक्विड एम्बोलिज्म, है ना। क्या लिखेंगे वहां पर, द लिक्विड इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रेजेंट इन ब्लड सर्कुलेशन प्रोड्यूस एम्बोलिज्म नोन एज लिक्विड एम्बोलिज्म। इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल होगा एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड। दूसरा क्या होगा, फैट, फ्री फैट, फ्री फैट। जैसे मान लीजिए फ्री एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में क्या लिखिएगा कि ड्यूरिंग डिफिकल्ट लेबर द एमनियोटिक फ्लूइड इंटर इन ब्लड सर्कुलेशन इन मदर प्रोड्यूस एम्बोलिज्म। तो इसको बोलते हैं क्या, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। दूसरा लिखिए फ्री फैट, इफ फ्री फैट या एडिपोज टिश्यू ब्रेकडाउन, एडिपोज टिश्यू ब्रेकडाउन ड्यूरिंग बोन फ्रैक्चर या सर्जिकल ऑपरेशन द फ्री फैट इंटर इन ब्लड सर्कुलेशन प्रोड्यूस एम्बोलिज्म नोन एज फैट एम्बोलिज्म, है ना। यानी सर्जिकल ऑपरेशन के दरमियान या बोन फ्रैक्चर के दरमियान जो एडिपोज टिश्यू है वह रप्चर कर जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, वह फैट कहाँ होता है ना, चला आता ब्लड सर्कुलेशन में, उसके कारण होता है एम्बोलिज्म, उसको बोलते हैं फैट एम्बोलिज्म। तो दो तरह के एम्बोलिज्म। अब तीसरे नंबर पे आता है गैस एम्बोलिज्म। गैस एम्बोलिज्म का मतलब होता है कि द इनसॉल्युबल गैस प्रेजेंट इन ब्लड सर्कुलेशन प्रोड्यूस एम्बोलिज्म नोन एज गैस एम्बोलिज्म। फिर सुनिए बड़ी गौर से, द इनसॉल्युबल गैस प्रेजेंट इन ब्लड सर्कुलेशन प्रोड्यूस एम्बोलिज्म नोन एज गैस एम्बोलिज्म। इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल होगा इन्वायरमेंटल एयर, इन्वायरमेंटल एयर। कब आता है इन्वायरमेंटल एयर, ड्यूरिंग इंसिजन, ड्यूरिंग रिब्स फ्रैक्चर, ड्यूरिंग थोरेसिक और सर्जरी, ड्यूरिंग आईवी इन्फ्यूजन। ये सब के कारण क्या होता है कि इन्वायरमेंटल एयर चले आते हैं। क्या लिखेंगे उसमें, इन्वायरमेंटल एयर इंटर इन ब्लड सर्कुलेशन ड्यू टू आईवी इन्फ्यूजन, उसके बाद थोरेसिक सर्जरी, रिब्स फ्रैक्चर, थोरेसिक या फिर नेक सर्जरी, ये सब में आपको इन्वायरमेंटल एयर चले आते हैं। और दूसरा क्या लिखेंगे, कैजन्स, कैजन्स डिजीज, CAISSON स्टॉपियस। कैजन डिजीज में क्या होता है ना कि जो लोग लंबे समय तक आपको सिलेंडर से, ऑक्सीजन सिलेंडर से आपको जो ऑक्सीजन सिलेंडर से जब वो आपको एयर रेस्पिरेशन लेते हैं, उस कंडीशन में जो डिजीज होता है उसको बोलते हैं कैजन डिजीज। फिर से लिखिए अपनी गौर से, क्या बोले कि द पर्सन लॉन्ग रेस्पिरेशन फ्रॉम ऑक्सीजन सिलेंडर लाइक इन स्पेस पर्सन। So in this condition, the excess air accumulating blood circulation produce embolism known as gas embolism, या इसको बोलते हैं कैजन्स एम्बोलिज्म, कैजन्स डिजीज। जो लोग स्पेस में रहते हैं ना, वो लोग लंबे समय तक सिलेंडर से आपको ऑक्सीजन लेते रहते हैं, तो उसकी वजह से जब जैसे वो आपको नॉर्मल प्रेशर में आते हैं तो बहुत सारे एयर जो होता है ना वो एम्बोलिज्म बन जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कैजन्स एम्बोलिज्म। अब चलिए एम्बोलिज्म के बाद इसका लिखा इफेक्ट। एम्बोलिज्म के कारण क्या होता है, जब किसी ऑर्गन में सर्कुलेशन कम हो जाएगा तो क्या होगा, तो उस ऑर्गन में इस्केमिया डेवलप करेगा, वहाँ पे ऑर्गन का फंक्शन बंद हो जाएंगे, इस्केमिया होगा, ऑर्गन वीक हो जाएंगे, वहाँ पे ऑर्गन डेथ भी हो सकता है वहाँ पे। तो ये सब हो जाए, इसका इफेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वीकनेस, पेलनेस कलर ऑफ ऑर्गन, फंक्शन लॉस ऑफ ऑर्गन, ये सब क्या हो जाएगा, एम्बोलिज्म। जैसे आप कहीं पढ़ते हैं ना, सेरेब्रल एम्बोलिज्म पढ़ते होंगे, या फिर कोरोनरी एम्बोलिज्म पढ़ते हैं, कैरोटिड एम्बोलिज्म पढ़ते हैं, तो उससे मतलब क्या कि उस ऑर्गन में जब ब्लड सर्कुलेशन डिमिनिश कर जाता है ना, तो उसको बोलते हैं एम्बोलिज्म। अब आते हैं इसका डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, इसका डायग्नोसिस करते हैं हम लोग डॉपलर टेस्ट से या एंजियोग्राफी से।
क्योंकि डॉपलर टेस्ट में आपको ये बताता है कि कितना ब्लड सप्लाई किस ऑर्गन में हो रहा है, याद रखिए। तो ये हो गया आपको कौन सा, एम्बोलिज्म। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं हम लोग इन्फाक्शन। इन्फाक्शन है ना, इन्फ्रैक्शन नहीं बोलते हैं, इन्फाक्शन, आर के बाद सी होता है ना, इन्फाक्शन। तो इन्फाक्शन बोलते हैं, रॉ को साइलेंट करके बोलना होता है। तो व्हाट इज इन्फाक्शन, है ना। इन्फाक्शन किसको बोलते हैं, जैसे देखिए यह बात तो ब्लड वेसल्स की हो रही है ना, तो जब किसी जब किसी ऑर्गन में, यहाँ पे मान लीजिए सपोज कोई ऑर्गन है, सपोज दैट यहाँ पे कोई ऑर्गन है, सपोज दैट कोई यहाँ पे ऑर्गन है ना, ये ऑर्गन है। तो यहाँ से ब्लड जाता है ऑर्गन की तरफ, है ना। मान लीजिए चलो हम फोटो ये बना देते हैं, तो क्या दिक्कत है, हम लोग लीवर का फोटो बना देते हैं यहाँ पे, चलो ऐसे बना दिया। तो मान लीजिए सपोज दैट लीवर की तरफ जो ब्लड सप्लाई जो होता है ना, जो भी ब्लड सप्लाई लेके जाते हैं, तो ब्लड सप्लाई के बंद होने के कारण अगर ऑर्गन का सेल डेथ होता है तो उसको इन्फेक्शन बोलते हैं। याद रखिए, किसी बैक्टीरिया के कारण जब सेल डेथ होता है तो नेक्रोसिस कहते हैं, फिजिकल एजेंट के कारण होता है तो नेक्रोसिस बोलते हैं, केमिकल एजेंट से सेल डेथ होता है तो नेक्रोसिस बोलते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट से सेल डेथ होता है तो उसको हम लोग नेक्रोसिस बोलते हैं। लेकिन ब्लड सर्कुलेशन के बंद होने के कारण जब ऑर्गन डेथ होता है, जब टिश्यू डेथ होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शन बोलते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ कोगुलेटिव नेक्रोसिस। तो क्या लिखेंगे डिफिनेशन में कि इफ मैसिव सेल डेथ of organs, massive cell death of organ due to absent of blood circulation known as infarction. It is due to deficiency of oxygen, या फिर लिखेंगे it is a type of coagulative necrosis. It is a type of coagulative necrosis. अब इतना लिखने के बाद क्या कीजिएगा, आप उसमें लिखिएगा पहले इसके टाइप। तो टाइप में क्या लिखेंगे, दो तरह के इन्फेक्शन होते हैं, एक होता है आपको रेड इन्फेक्शन, एक होता है आपको पेल इन्फेक्शन। पेल या कहीं येलो भी लिखा हुआ है। तो रेड इन्फेक्शन और पेल इन्फेक्शन। तो रेड इन्फेक्शन किसको बोलते हैं कि जब कोई ऑर्गन का सेल डेथ होता है, टिश्यू डेथ होते हैं, और वह इन्फेक्शन में अगर दूसरा कोई ब्लड वहाँ पे जाकर के एक्युमुलेट कर जाता हो, या मोर देन वन ब्लड सप्लाई होता हो उस ऑर्गन में, तो उसके कारण जब इन्फेक्शन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेड इन्फेक्शन। वहाँ फिर से लिखेंगे कि द इन्फेक्शन डेवलप इन दोज ऑर्गन वेयर द ब्लड सप्लाई मोर देन वन ब्लड वेसल्स नोन एज रेड इन्फेक्शन। एक सप्लाई ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं रेड इन्फेक्शन। दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या होगा इन्फेक्शन का, तो जैसे लंग्स है, लीवर है, एक से ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है ना, स्टमक है, ये सब क्या हो जाएंगे, रेड इन्फेक्शन। दूसरा होता है येलो इन्फेक्शन। येलो इन्फेक्शन का मतलब होता है क्या कि अगर मान लीजिए जब इन्फेक्शन हुआ है लेकिन वहाँ ब्लड सप्लाई क्या हो रही है ना, किसी एक और ब्लड वेसल से सप्लाई होता है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग येलो इन्फेक्शन। क्या लिखेंगे कि द इन्फेक्शन डेवलप इन दोज ऑर्गन वेयर द ब्लड सप्लाई blood circulation by single blood vessels known as in yellow infection। एग्जाम्पल क्या होगा इसमें, ब्रेन, हार्ट, स्प्लीन, किडनी, ये सब में क्या है ना कि सिंगल आर्टरी से ब्लड सप्लाई होता है, इसलिए यहाँ पे कौन सा इन्फेक्शन होता है, येलो इन्फेक्शन। अब इसका मैकेनिज्म में क्या लिखिए, अब इसमें देखिए इन्फेक्शन का मैकेनिज्म में क्या डाल दीजिएगा ना, दो तरह के टाइप लिखने के बाद आपको अब क्या करना होगा, मैकेनिज्म में लिखेंगे कोई कॉज के कारण वहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई सेल है, जब यहाँ ब्लड सप्लाई डिमिनिश कर जाएगा, डिमिनिश सप्लाई करने से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं रहने के कारण क्या होता है, ऑक्सीजन एब्सेंट होने के कारण यहाँ एटीपी की कमी हो जाती है। अब एरोमेटिक डायग्राम लिख लीजिएगा, एटीपी की कमी होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर जो कैल्शियम होते हैं वह एक्टिवेट हो जाते हैं। कैल्शियम क्या करता है कि सेलुलर एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है, सेलुलर एंजाइम प्रोटीन को कोगुलेट कर देता है, और जिसके कारण यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो क्या क्या हो गया, सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी हुआ, ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, वहाँ पर एटीपी की कमी हो गया, कैल्शियम नॉन बाइंड हो गया, कैल्शियम एंजाइम को एक्टिवेट किया, प्रोटीन का कोगुलेशन हो गया, और सेल इसमें डेथ कर जाते हैं। तो इसकी वजह से डेवलप होता है इन्फेक्शन। अब इसका कॉज क्या है, तो इन्फेक्शन का कॉज है इम्बोलस, थ्रोम्बस। वही इम्बोलस हुआ ना, किसी भी कारण से इम्बोलस होने का इन्फेक्शन हो जाएंगे। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, जैसे ब्रेन इन्फेक्शन,
यहाँ पर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है ना, ये सब का इन्फार्क्शन होगा। अब लास्ट में लिखे हैं क्या इफेक्ट, इन्फार्क्शन का इफेक्ट क्या होगा, तो जिस ऑर्गन में इन्फार्क्शन होगा उस ऑर्गन का फंक्शन बंद हो जाएंगे, यानी कि लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ ऑर्गन। जैसे ब्रेन में अगर इन्फार्क्शन होगा तो ब्रेन का फंक्शन लॉस हो जाएगा, हार्ट में अगर इन्फार्क्शन होगा तो हार्ट का फंक्शन लॉस हो जाएगा, किडनी में अगर इन्फार्क्शन होगा किडनी का फंक्शन लॉस हो जाएगा। ये सब आपका इन्फार्क्शन के टाइप थे और इसके कॉज है। अब जैसा अगर क्वेश्चन आता है आप उसको लिख देंगे। ये सब आपका हो गया टॉपिक्स। अब इसके बाद बाकी बातें फिर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।